महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी की ही नहीं, चुनाव लड़ रहे नेता और राजनीतिक दलों की भी नज़र इन एग्जिट पोल पर रहती है। वैसे तो सबको पता होता है कि एग्जिट पोल्स में जीत जाने या हार जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्सुकता ऐसी चीज है जिसे रोक पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इसी उत्सुकता की वजह से कई बार चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में जमीनी मुद्दे नजर रहे। गरीबी, रोजगार, शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दे कहीं नहीं थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने नारों, अपने मुद्दों के साथ जमा हुआ था। लेकिन उनके नारों, उनके मुद्दों के साथ जनता कितनी जुड़ पाई, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पूरा हुआ। अब इंतजार नतीजों का है, जीत हार का है। किसके हाथ सत्ता की चाबी लगेगी, किसके हाथ खाली रहेंगे, इसका है। पूरे चुनाव में इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा छाया रहा। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इसी की गूंज सुनाई दी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष योगी आदित्यनाथ के इस नारे की काट ही तलाशता रह गया। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लेकर आए। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने नया दांव चल दिया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की, वोटिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी बुर्का हटवाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना करे। इसके पीछे पार्टी ने इस बात का हवाला दिया, बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के बहाने भयभीत किया। मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मुस्लिम महिलाएं वोट दिए बगैर ही वापस लौट गईं। इससे चुनाव प्रभावित हुआ और कई जगहों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा छाया रहा। हालांकि गठबंधन में शामिल अजीत पवार इससे दूरी बनाते दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी ने इसे नहीं छोड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे का असर कांग्रेस पर दिखा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई थी। इस बीच महाराष्ट्र में मतदान से एक दिन पहले कैश कांड और बिटकॉइन विवाद ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर जहां विरार के होटल में लोगों को 5 करोड़ कैश बांटने का आरोप लगा, वहीं पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल ने आरोप लगाया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया सुले, नाना पटोले की बातचीत का ऑडियो शेयर किया। उन्होंने पूछा, डीलर जिनकी बात कर रहा है वे बड़े लोग कौन हैं?
पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। कैश कांड पर विनोद तावड़े तो बिटकॉइन पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा, सुनिए। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। मैंने तो डेफेमेशन का केस भी कर दिया है और एक क्रिमिनल केस भी कर दिया मैंने। तो जो सुधांशु जी ने जो सवाल पूछे उन पे आप कहेंगे उनके 5 सवालों का जवाब वो जब चाहे, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, वो जहाँ चाहे, टाइम ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड सिटी ऑफ हिज चॉइस, कई और प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस, वो जहाँ बुला ले, जहाँ उनको करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी आरोप के है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। झारखंड में इस बार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर रही। बीजेपी ने आरोप लगाया बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। हालांकि जेएमएम आखिर तक इससे इनकार करती रही। घुसपैठिया आने का बाद ये लोग 10, 15, 20 हजार जब हो जाते हैं तब एक विशेष पार्टी को वो लोग वोट देना शुरू करते हैं। वो पार्टी का वो लोग वोट बैंक बन जाते हैं और वो पार्टी उनको रक्षणाबेक्षण देते हैं। झारखंड का परिप्रेक्ष्य में ये सारे लोग कांग्रेस और जेएमएम का वोट बैंक बन चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। बहरहाल इन चुनावी नारों, मुद्दों, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अब इंतजार है तो नतीजों का, क्योंकि नतीजे ही तय करेंगे किसका नारा कितना दमदार था और किसके मुद्दे में कितना दम था। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी की ही नहीं, चुनाव लड़ रहे नेता और राजनीतिक दलों की भी नज़र इन एग्जिट पोल पर रहती है। वैसे तो सबको पता होता है कि एग्जिट पोल्स में जीत जाने या हार जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्सुकता ऐसी चीज़ है जिसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यही उत्सुकता कई बार चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। कारण, एग्जिट पोल में जीता हुआ दल अगर हार जाता है तो उसे लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। जैसा कि हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, जहां पर सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत बता रहे थे। अब ऐसे में इन एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। भारत में पहला एग्जिट पोल 1996 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने किया था। एजेंसी ने अनुमान जताया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए। इसके बाद 1998 के भी लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल का अनुमान सही साबित हुआ। लेकिन 2004 में पूरी तरह ये एग्जिट पोल फेल हो गए। अटल सरकार की एनडीए की वापसी बता रहे थे, लेकिन जीत गई थी कांग्रेस सरकार। यूपीए उस समय सत्ता में आई थी और इसके बाद 2009 के चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल हुए। सभी बीजेपी की वापसी करवा रहे थे, लेकिन यूपीए फिर जीत गई। 2014 में एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान तो लगाया गया था, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना लेगी ये कोई नहीं कह पा रहा था। 2019 में लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार का अनुमान जताया गया, लेकिन नतीजे भी एग्जिट पोल के मुताबिक ही आए। हालांकि इसमें बीजेपी की सीटें कम होती दिखाई थी, लेकिन बीजेपी की सीटें 2019 में और भी ज़्यादा बढ़ करके आई थी।
फिर 2024 में कई एग्जिट पोल बीजेपी को 400 पार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन बीजेपी 250 भी पार नहीं कर पाई। हाँ, सरकार जरूर बनाई है। इसी तरह बिहार का 2015 विधानसभा और 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और इसके अलावा हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स के ठीक उलट नतीजे आए।